नमस्कार। आज के महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण क्लासिकल मॉडल का अध्ययन करेंगे। क्लासिकल मॉडल के अध्ययन से पूर्व ये बता दें कि क्लासिकल मॉडल कहते किसे हैं। वस्तुतः क्लासिकल इकोनॉमिक्स शब्द कार्ल मार्क्स ने इजाद किया था और उन्होंने एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी जिन्हें कि प्रतिष्ठित या क्लासिकल कहा जाता था, तथा मार्शल पिगू, रॉबर्टसन 1930 तक आदि अर्थशास्त्रियों को नव क्लासिकल की परिभाषा में शामिल किया। इसको हम यूं कह सकते हैं कि आर्थिक विचारों का वह भाग जिसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मील, मार्शल पिगू जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ जोड़ा गया है, प्राय क्लासिकल सिद्धांत कहा। इस सिद्धांत के आधुनिक प्रतिनिधियों में रॉबर्ट लुकास, सार्जेंट, नील वेलेस, आर्बेरो और बी मैकेलम आदि शामिल। क्लासिकल आर्थिक मॉडल है, उसमें मुख्य रूप से हम उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण होता है और किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण होता है, या इनका निर्धारण और इनके स्तर के प्रति जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है उनका क्या विचार। अब यहाँ पर मैं एक बार खुल करके आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का काल कौन सा था। बेसिकली 16वीं 17वीं शताब्दी का वह काल जो एडम स्मिथ की पुस्तक 1700 जो एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में आती है, 1776 से पूर्व के काल को मर्चेंटाइज या वाणिज्यवादी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो पहले हमें देखना चाहते हैं कि वाणिज्यवादी अप्रोच की मुख्य विशेषता क्या थी और क्लासिकल क्या नई चीज लेकर के आए जिसे हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल रेवोल्यूशन। और इस चैप्टर के अंत में हम ये पढ़ेंगे कि किंजियन रेवोल्यूशन क्या है। अब मुख्य थीम है हमारी उत्पादन और रोजगार। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के रूप में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, इनके प्रति क्या आर्थिक दृष्टिकोण है, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में भी देखना चाहते हैं कि मर्चेंटाइज कहते किसे। देखिए, वाणिज्यवादी या व्यापारिक दृष्टिकोण राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में 16वीं 17वीं सदी में होता है और 15वीं और 17वीं सदी के बीच में, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। इसमें मुख्य प्रवृत्ति ये देखने को मिलती है कि राष्ट्रों के हित को अधिकतम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यहाँ मूल बात ये थी कि किस प्रकार से एक राष्ट्र अपने वेल्थ और पावर को बढ़ाए, और उस राष्ट्र के वेल्थ और पावर का निर्धारण बहुमूल्य धातु के रूप से सोना और चांदी के बढ़ने से होता है। ये इनकी अप्रोच। तो हम यहाँ पर इसको दो भागों में देखते हैं संक्षिप्त में कि द बेसिक फिलोसफी ऑफ मर्चेंटाइज वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो एक तो इनकी प्रमुख विशेषता ये थी कि ये
ये मानते थे कि एक देश का राष्ट्रवादी का ये दौर था, राष्ट्रवाद का एक दौर था। यूरोप का वह दौर था जिसमें नए-नए व्यापार के रास्ते अपनाए जा रहे थे और नए-नए उपनिवेश बनाए जा रहे थे और इसके माध्यम से धन धन अर्जित करना मुख्य लक्ष्य था। तो यहाँ पे ये माना गया था कि वेल्थ एंड पावर ऑफ ए नेशन वर डिटरमाइंड बाय द स्टॉक ऑफ प्रीसियस मेटल्स, यानी बहुमूल्य धातुओं के का की मात्रा बढ़ने से, स्टॉक बढ़ने से उस देश की वेल्थ और पावर, यानी उस देश के धन में वृद्धि होती है, उस देश की शक्ति में वृद्धि होती है। तो एक देश को शक्तिशाली बनना है, उसको धनी राष्ट्र बनना है, तो उसको बहुमूल्य धातुओं का संग्रह करना। दूसरी बात इनकी फिलोसफी ये थी कि राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राज्य की भूमिका के लिए पूंजीवादी व्यवस्था डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मुख्य को कंट्रोल करने के लिए राज्य की भूमिका होनी चाहिए। स्टेट की भूमिका यह है कि वो पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित करे। ये दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि व्यापार इस प्रकार से किया जाए कि अधिक से अधिक धन अर्जित किया जाए। इसका अर्थ ये था कि अधिक से अधिक निर्यात किया जाए और बदले में सोना चांदी इकट्ठा लिया जाए और कम से कम आयात किया जाए। तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके पक्ष में होगा और धन का संग्रह होगा। और दूसरी बात ये थी कि कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी राज्य की नियंत्रणकारी शक्तियां काम करनी चाहिए। ये कैपिटलिस्ट अप्रोच, ये मटेरियलिस्ट अप्रोच थी, बेसिक अप्रोच। इस अप्रोच पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को यदि काल के दृष्टिकोण से देखें तो एडम स्मिथ की पुस्तक आती है 1706 में। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों का वह काल जिसमें एडम स्मिथ की पुस्तक के प्रकाशन से शुरू होकर के और 1890 में अल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के आने तक का काल। ये एक तो ये दौर था और दूसरा इसके बाद का मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 के बाद से लेकर के कीन्स के आने तक 1930 तक का काल। ये दोनों मिलाकर के क्लासिकल यानी ऑर्थोडॉक्स पहला पहला जो वर्ग है वो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स का और दूसरा वर्ग है वो नव क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उसने मर्चेंटेज में अप्रोच थी कि ज्यादा से ज्यादा धन का अर्जित किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और अटैक करने का एक बेस ये लिया कि मौद्रिक आधार नहीं बल्कि रियल फैक्टर के आधार पर एक देश के वेल्थ ऑफ नेशन का निर्धारण होता है और इसके लिए मतलब वास्तविक वेल्थ ऑफ नेशंस एक देश के धन के साधनों का महत्व है, न कि मौद्रिक चरों का महत्व है। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र बाजार उत्पादन के संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करता है। तो इनका इस बात पे जोर होता है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया कैसे किया जाए और इसके लिए उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की आलोचना की कि राज्य का हस्तक्षेप संसाधनों के आवंटन को का माल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब कुवितरण करता है। अतः फ्री मार्केट होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। राज्य के नियंत्रण के बिना राज्य किसी प्रकार का नियंत्रण न करें। बाजार की शक्तियों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है तो संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करता है। तो यहाँ दो बातों पर जोर दे रहे हैं, मौद्रिक जरूरत की बजाय रियल जरूरत, रियल फैक्टर के ऊपर जोर दिया और रियल फैक्टर के जोर देने
जोर देने की बात है, और दूसरा फ्री मार्केट जिसमें राज्य का नियंत्रण नहीं हो, फ्री मार्केट की स्थितियां, जिसे हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप नीति, राज्य कोई किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करे, इस नीति को उन्होंने बेस बनाया। तो दो आलोचनाएं की। पहले आलोचना इस बात को लेकर के होती है, पहले आलोचना इस बात को लेकर के होती है कि मौद्रिक चरों की बजाय वास्तविक चरों पर जोर दिया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि राज्य बाजार की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करे, क्योंकि बाजार की शक्तियां संसाधनों का कुशलतम आवंटन करती है और ऑप्टिमाइज की प्रवृत्ति बाजार में होती है। तो यहाँ पर ये दो आधार मर्चेंटिज्म की आलोचना के रहे, और यही क्लासिकल रेवोल्यूशन। तो क्लासिकल रेवोल्यूशंस में जिससे हम क्लासिकल रेवोल्यूशंस कह सकते हैं, दो बातों पर जोर दी जा रही है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्ट्रेस द रोल ऑफ रियल एज अपोज द मॉनेटरी फैक्टर्स। मौद्रिक चरों की बजाय वास्तविक चरों पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स जोर दे रहे हैं। यानी उत्पादन और रोजगार के निर्धारण में मौद्रिक चरों का योगदान नहीं होता है, बल्कि वास्तविक चरों का योगदान होता है। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का काम करती है। मुद्रा अपने आप में कोई उपयोगी नहीं है। मुद्रा की जो आंतरिक वैल्यू है वो अपने आप में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम के रूप में काम करती है। देखो, पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, सबसे अधिक इसी बात पर हम दो बातों पर हम का ही अध्ययन करेंगे। पहला तो यह है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मौद्रिक क्षेत्र पर जोर देने के बजाय वास्तविक क्षेत्र पे जोर देते हैं। वास्तविक क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण मुद्रा के द्वारा ना हो करके और उत्पादन के वास्तविक साधनों के द्वारा होती है, तथा मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम के रूप में काम करती है। मौद्रिक क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है। ये पहली इनकी स्थापना है। दूसरी इनकी स्थापना ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्ट्रेस द सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार की स्व समायोजन की प्रवृत्ति होती है कि इकोनॉमी में समायोजन इस प्रकार का होता है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है। सरकार का मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन को नियंत्रण करने की नीतियां वस्तुतः अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन करती है। संसाधन अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं या अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि उत्पादन को मांग के अनुरूप करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अननेसेसरी है और जनरली हार्मफुल होता है। सरकारी हस्तक्षेप हानिकारक है और सामान्यतया अननेसेसरी है, अनावश्यक है और सामान्यतया हार्मफुल होता है यदि सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है मांग के अनुरूप उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये अप्रोच, दो बड़ी अप्रोच है कि मुद्रा क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण वास्तविक चरों के द्वारा होती है, पहला। और दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाना चाहिए। बाजार में कहते हैं कि बाजार में इनविजिबल हैंड्स होते हैं, अदृश्य शक्तियां काम करती है जो बाजार में स्वतः समायोजन करती है। तो ये क्लासिकल अप्रोच है जो मिला करके एक रेवोल्यूशन का रूप में काम करती है। आगे जाकर देखेंगे किस प्रकार क्लासिकल जो अप्रोच है उत्पादन और रोजगार के संदर्भ में किस इसकी आलोचना करते हैं, और जो आलोचना की जाती है और सक्सेसफुली जो प्रूव होता है वो किंचियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये देखा कि वाणिज्यवादी अप्रोच क्या है। वाणिज्यवादी अप्रोच के अंतर्गत राष्ट्रवाद का वह दौर था एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्व
जिसमें राज्य हस्तक्षेप करे और बाजार की शक्तियों में हस्तक्षेप करे, और दूसरा स्वतंत्र व्यापार हो, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट राष्ट्र के पक्ष में होना चाहिए और धन का संग्रह होना चाहिए, और धन के संग्रह के माध्यम से एक राष्ट्र के वेल्थ और पावर में इंक्रीज होता है। तो सरकार बाजार को गाइड करने के लिए या बाजार को कंट्रोल करने का काम करे। जो क्लासिकल अप्रोच है वो स्वतंत्र बाजार नीति में विश्वास करता है और वह मौद्रिक क्षेत्र पे जोर नहीं देता, बल्कि वास्तविक क्षेत्र पे जोर देता है। उत्पादन और रोजगार का निर्धारण करने में वास्तविक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है और बाजार में राज्य हस्तक्षेप की नीति का पालन करे, हस्तक्षेप की नीति का पालन करे, जिसको कहते हैं लेजर फेयर। तो ये जो अप्रोच थी वो एक प्रकार से क्लासिकल रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। अब मैं वापस इस पे आता हूँ कि क्लासिकल अप्रोच में इस प्रकार हम प्रतिष्ठित आय और रोजगार के सिद्धांत का विश्लेषण का एक सामान्य परिचय मैंने इस वीडियो में दिया है। अगला जो वीडियो होगा वो प्रतिष्ठित आय और रोजगार का सिद्धांत के ऊपर विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।